इस सेशन में ये जो आज का जो ये लेक्चर है, जो सेशन है, सत्र है, इसमें भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना का डिस्कशन होगा। प्रस्तावना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रस्तावना को और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह इससे भी रिलेटेड प्रश्न जो हैं पेपर में भी आ जाते हैं, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, और वैसे भी सामान्य जो है ज्ञान में, सामान्य ज्ञान विज्ञान में ये जानने का विषय है। क्योंकि भारतीय जो संविधान के बारे में, अगर भारतीय संविधान को जाने तो उसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के विषय में जब एक मार्गदर्शिका ही है ये, तो प्रस्तावना को जब देखते हैं तो क्या कुछ है इसमें, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस हो, तो इसके विषय में जो है ये पेपर में आता है, और मेंस एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू, पीवाईक्यू क्वेश्चन टाइप भी आते हैं, चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें ज़रूर। तो भारतीय जो संविधान है उसकी उद्देशिका यानी प्रस्ताव क्या है, अगर देखें तो व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस सेशन द डिस्कशन वुड बी ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एक बेसिक एलिमेंट्री थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर शुरुआत में देखें कि जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है अमेरिका में, जो अमेरिकी संविधान में जो प्रस्तावना है उसको सम्मिलित किया गया था। अमेरिकी जो संविधान है उसमें प्रस्तावना सम्मिलित किया गया, और उसके बाद तदुपरांत जो है कई अन्य देशों में इसे अपनाया गया, और जिसमें भारत भी है। और प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय, जो परिचय होता है या फिर जो आइडेंटिटी होता है, कि परिचय के बारे में और भूमिका को बताते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले उसकी भूमिका बांटते हैं, पहले उसके बारे में क्या करते हैं, खाका तैयार करते हैं, चीज़ें सोचते हैं क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इस तरीके से प्लानिंग जिसे बोलते हैं, नियोजन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय, उसकी आइडेंटिटी, और उसके बाद और जो भूमिका है उसको कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, जो उद्देशिका है या फिर जो प्रस्तावना है, इसमें संविधान का सार यानी समरी जिस्ट होता है। और प्रस्तावना जो प्रख्यात जो न्यायविद होते हैं, जितने भी न्यायविद हैं, और जो भी संवैधानिक विशेषज्ञ जितने भी कानूनी जो जानकार हैं, वो अगर देखा जाए कोई एक कानूनी जानकार जो है प्रस्तावना के विषय में अगर बोलें कि कोई अगर एक कानूनी विशेषज्ञ, यदि N.A. पालकीवाला ने जो प्रस्तावना को बोला, N.A. पालकीवाला, ये भी प्रश्न आता है कई बार, और वैसे भी N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, कि संविधान का परिचय पत्र। इट मीन्स दैट कि N.A. पालकीवाला, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके बारे में डिस्कस हुआ है कि बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वन टू फॉर्मुलेट, टू enact or to begin the preamble in its country, and then after many of the countries including India also followed this practice. जैसे अभी ये हिंदी का सेशन ज़्यादातर है, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी है, थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स मिक्स हैं, बता दिया जा रहा है, लेकिन जो प्योरली इंग्लिश का जो सेशन है वो भी इसमें आ जाएगा। प्योरली सेशन भी किसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो संविधान की जो प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए जो संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मीन्स 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा संशोधित, मतलब अमेंडेड किया गया। अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, सुधारना और ऐड करना,
किया गया, जिससे इसमें जो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका में 3 वर्ड ऐड किए गए, 3 शब्द जोड़े गए। तो ये है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसीलिए बोलते हैं कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में, इसमें 3 नए शब्दों को 3 न्यू टर्म्स हैज़ बीन एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट, समाजवाद, और सेक्युलर जिसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा संविधान की जो प्रस्तावना है इसके विषय में है। ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगर पेपर की दृष्टि से, एग्जामिनेशन की दृष्टि से मेंस में लिख रहे हैं, मुख्य परीक्षा में अगर लिखा जा रहा है तो इन द मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस हैज़ टू बी रिटन, दिस हैज़ टू बी राइट, कि ये सब पॉइंट्स को भी एड्रेस किया जा सकता है। दीज पॉइंट शुड बी एड्रेस्ड इन द आंसर। रिस्पॉन्स ऑल्सो, कि किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट भी कर सकते हैं और पैराग्राफ राइटिंग भी कर सकते हैं। लेट अस सपोज इफ सम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्वेश्चन वुड बी देयर, देन इट मीन्स दैट सम पॉइंट्स में बी देयर, तो कुछ पैरा पॉइंट्स, और इस तरीके से एक हाइब्रिड अप्रोच भी लगा सकते हैं। सो इफ विल कम टू दिस टॉपिक अगेन, सो संविधान की जो प्रस्तावना है अब उसको पढ़ते हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है विच इज़ कॉल्ड द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल क्या है। तो अपने वर्तमान स्वरूप में अगर प्रस्तावना को पढ़ा जाए, अगर इन द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इफ विल डिस्कस, तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर इसको इंग्लिश में भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, what kind of social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इस तरीके से जो है संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। संविधान के, अब जैसे अगर कोई नया भी अगर पूछा जाए, क्या पता कई बार एग्जामिनेशन में प्रस्तावना लिखने के लिए भी आ सकता है, तो इसीलिए जो है इस प्रकार से दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, और इस तरीके से जो है ये संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु है, जिसमें एक एक करके देखते हैं कि प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरेन भी बोला संविधान को, सोशलिस्ट भी बोला, सेक्युलर बोला, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का ये भी बोला, जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी, फ्रेटर्निटी, ये सब होगा। और इस तरीके से तो देखते हैं कि जो प्रस्तावना के तत्व हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्रस्तावना के, वो क्या हैं प्रीएम्बल के, तो 4 मूल तत्व हैं, मीन्स 4 जो है इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स हैं। क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत। अब संविधान में अगर अधिकार मिले हैं, लेट अस सपोज संविधान का जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द संविधान के जो सोर्स हैं वो हैं क्या?
प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो जो सोर्स हैं, जो मेन जो सोर्स है संविधान का, वो कौन है? भारत के लोग हैं, सभी इंडियन पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है। इसके बाद अगर देखें, अगर इसी में देखें कि जो सोर्स है अथॉरिटी का, वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, मीन सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। भारत की प्रकृति, दूसरा अगर तत्व देखें, एक तत्व तो हो गया कि संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है, एक और तत्व क्या है? दूसरा तत्व भारत की प्रकृति। इसका मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है? यह घोषणा करते हैं कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। मतलब एक सोवरेन है, सोशलिस्ट है और सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन जो पॉलिटी है यहाँ पे। तीसरा क्या है? प्रस्तावना के तत्व है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान जिनके लिए बना है उसके उद्देश्य क्या है। तो इसके अलावा न्याय, जो इसके अनुसार जो है देखा जाए, न्याय है, जस्टिस है, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव हैं। इसके साथ साथ जो संविधान लागू होने की तिथि है, ये चौथा मूल जो है तत्व है, बेसिक फैक्टर, वो क्या है कि 26 नवंबर 1949 जो है उसकी तिथि का उल्लेख करती है कि संविधान किस तरीके से यहाँ पे जो है लागू होने की तिथि है। और इस तरीके से जो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द, मतलब एडॉप्शन, अंगीकृत करने की, तो जिस दिन लागू तो बाद में हुआ, लागू तो मैंने, लेकिन उसको अंगीकृत करने की दृष्टि से, अंगीकृत लागू करने की या अंगीकृत करने, एडॉप्शन करने की दृष्टि से जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो इस तरीके से जो है संविधान को जो है ये किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ, इस तरीके से है। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है संविधान की जो प्रस्तावना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में इन बातों का जिक्र किया गया है। और संविधान को अगर देखा जाए तो अब एक एक करके अगर देखें, प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं वो क्या हैं? दीज आर व्हाट आर द की जो है वर्ड्स इन द वर्ड प्रीएम्बल। अगर देखें तो प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं उसमें क्या क्या? संप्रभुता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले संप्रभुता की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में सोवरेन कहते हैं। सोवरेन का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। अपने निर्णय लेने के लिए भारत देश स्वतंत्र है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वतः ले सकते हैं और किसी भी बाह्य शक्ति, आंतरिक ऐसी शक्ति पे निर्भर नहीं है, दबाव में नहीं है और पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यही है सोवरेन। संप्रभु मतलब अपनी प्रभुत्व स्वयं स्थापित करने हेतु जो भी चीज़ें हैं वो है, क्योंकि ये प्रस्तावना में निर्भर है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की जो प्रीएम्बल है वो जिसकी कुंजी है, निर्देशिका। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने से पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, उसका प्रारूप बनाते हैं, और संविधान की उद्देशिका जो है ये बता देती है कि संविधान क्या क्या है, भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ होगा अंदर। इसके बारे में पहले एक प्राइमा फेशियल एकदम चीज़ें पता चल जाती हैं, जो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। जैसे तो प्राथमिकी जो चीज़ एकदम से जिस्ट, समरी, तो सारांश जो चीज़ें हैं वो ये है। संप्रभुता का मतलब है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। न तो भारत किसी का क्या है कि भारत न तो जो है डिपेंडेंसी किसी पे है भारत की, और नहीं वो डोमिनियन है किसी स्टेट का, किसी अन्य राष्ट्र का, देश का। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं। और भारत में क्या है कि अपने मामलों, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके निस्तारण के लिए और उसके के लिए स्वतंत्र है। तो निस्तारण के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। ओन अफेयर्स, टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स जैसे बोलते हैं। और यद्यपि देखा जाए तो वर्ष 1949 में, 1949 में जो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। जैसे देखा जाए कि 1949 में जो इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऐसे बोलते हैं, माना। तथापि जो संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। तो
ये चीज़ें जो है भारत की संप्रभुता को जो है स्थापित नहीं करती हैं, क्योंकि वो उतने ही क्षेत्र भर तक के लिए था। और इसी प्रकार भारत की जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जो इंडियाज मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो इज नो वे कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिमिटेशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी। तो संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा यही है कि अपने सारे निर्णय, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, स्वतः लेने के लिए भारतीय राष्ट्र, भारतीय राज्य और भारत जो देश है, भारत हिंदुस्तान है और ये जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। अगर देखा जाए कि एज अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और cede a part of the territory in favor of foreign state। तो कहने का मतलब किसी भी भूखंड को, किसी भूआकृति को, टेरिटरी को जो है, भूस्थल को जो है क्या कर सकता है, भूस्थल को अधिग्रहित कर सकता है, ले सकता है, अपने में समा सकता है, सम्मिलित कर सकता है, सन्निहित कर सकता है और छोड़ भी सकता है, यथावत छोड़ भी सकता है, चीज़ें कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए जो भी निर्णय है, जैसे कोई भी निर्णय लेने के लिए भारतीय राष्ट्र राज्य जो है देश स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय दोनों। इसे ही संप्रभु कहते हैं, मतलब अपनी प्रभुत्ता स्वयं रखने वाला, अपने निर्णयों का स्वयं नीति निर्धारण करता, नीति नियंता, और इस तरीके का जो है ये संप्रभुता कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोवरेन। अब दूसरा शब्द क्या है, समाजवादी। क्या होता है समाजवादी? वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन, देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 में, से पहले भी भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अगर देखा जाए तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP है, उसमें ये लक्षण मौजूद थे। ये समाजवाद का जो सोशलिज्म है, सोशलिस्ट का डिस्कशन वहाँ पर पहले से ही था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके बाद समाजवाद जुड़ गया उद्देशिका में, भारत के जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें। लेकिन उससे पहले भी जो है DPSP में इस बात का जिक्र था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसे उसके अनुसार कार्य किया। तो इसलिए अवधि सैशन, जिसे अवधि सेशन कहते हैं, जिसे अवार्डी सत्र कहते हैं, या फिर अवधि सेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो अवधि सत्र में जो है एक जो अर्लियर 1955 में टुक मेजर्स अकॉर्डिंगली, तो इसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ और तब जाकर के जो है 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का था, उसमें क्या हो गया, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में सन्निहित कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है ये न हो करके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो भारतीय समाजवाद है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी है, लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा जो है ज़्यादा सन्निहित है। जिससे जो है अगर देखा जाए तो अगर कम्युनिस्ट सोशलिज्म को बोलें तो जो है कम्युनिस्ट सोशलिज्म को बोलेंगे तो साम्यवादी बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर देखा जाए कि जैसे अगर जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, जैसे साम्यवादी जो समाजवाद है, उसमें जितने भी जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन के जो तरीके हैं, प्रोडक्शन एंड मीन्स जो हैं, वो सारे के सारे राज्याश्रित होते हैं, इसीलिए इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं।
कि मतलब पब्लिक होता है सारा का सारा, प्रॉपर्टी पब्लिक होती है और इक्वल वेल्थ पे डिफाइंड होती हैं चीज़ें, कोई भी चीज़ प्राइवेट और निजी नहीं है, ऐसा होता है। लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे निर्भर होता है, में आस्था रखता है, मींस मिक्स्ड इकोनॉमी में आस्था रखता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर पब्लिक स्टेक भी होगा और प्राइवेट स्टेक भी होगा, मतलब प्राइवेट सरकारी भी होगा और प्राइवेट भी साथ साथ चलेगा। जहाँ सार्वजनिक व जो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहेंगे यथावत रहेंगे। और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा और बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, तो क्या होगा कि गरीबी, पॉवर्टी कम होगी। गरीबी होती है तो कितना अजीब सा लगता है, पैसे नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, तो मन में बना रहता है भाव और वो पूर्ण होने नहीं रहता है कि बहुत एक इमेजिनेशन रहती है, सोच रहती है, तो ऐसा भी नहीं होगा। उपेक्षा, अगर किसी चीज़ की उपेक्षा कर दी जाए, उपेक्षित करना मतलब किसी को निग्लेक्ट करना, किसी को ऐसे उपेक्षित करना, कुछ जैसा ना समझना, तो उपेक्षित करना। और बीमारी, अगर कोई बीमारी रहता रहे, रुग्ण रहे, हाइजीन ना हो, हेल्थ ना हो, तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा तो लगता नहीं है। अब कोई बीमार रहे तो बीमारी में तो अगर लॉन्ग टर्म में बीमारी लग जाए तो फिर तो बोझ समझते हैं। तो इस तरीके से जो ये बीमारी और अवसर की असमानता, अगर इक्वालिटी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, किसमें, अवसर में, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी नहीं होगी। मान लीजिए कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरना है और उसमें अगर विभेदीकरण हो जाए, और जैसे अभी पिछले कुछ समय में देखा जाए कि पेपर लीक होना, जैसे पेपर लीक हो जाना और पेपर चोरी हो जाना, जैसे वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड से नाम कट जाना, वोटर कार्ड चोरी हो जाना, या फिर वोट चोरी हो जाना, इस तरीके से अवसर की समानता। और नौकरियों में जो नौकरियों का बिक जाना, पहले ही पोस्ट वगैरह का सौदा हो जाना कि कौन कहाँ पे लगेगा, कितने पैसे के, लाखों रुपए में लगे, ये सब क्या होता है कि अवसर की समानता, असमानता को प्रकट करता है। तो ये सब नहीं होना, ये तो कभी समाजवादी लक्षण है ही नहीं, ये तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं है। और इसके अलावा भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। भारतीय समाजवाद में इंडियन जो सोशलिज्म है वो गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म दोनों का क्या है, एक हाइब्रिड है। इट्स अ ब्लेंड मतलब हाइब्रिड, मिश्रित रूप, मिला जुला रूप जो है मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का है, जिसमें लीनिंग हैविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। लीन मतलब होता है पतला करना, बिल्कुल पतला करना, और जो कि जो है जो मिला जुला रूप है, और ज़्यादा झुकाव रखना, लीन्ड में झुकाव भी रखना, पोलैरिटी, बाइसनेस होना। तो इसका मतलब जो जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इन चीज़ों को देखें तो क्योंकि जो ये घटनाक्रम होने वाली हैं, जैसे समाज में घटित होती हैं, जैसे सभी वर्तमान परिदृश्य में और भविष्य के गर्भ में से लेके भविष्य में कभी भी जो चीज़ घटनाक्रम, वो बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती हैं। जैसा जैसा ह्यूमन माइंड होता रहता है, नई नई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, अनेकों कारकों से प्रभावित होता है या किया जाता है, तो इन सब बातों का उल्लेख होता है। इन सब बातों में चीज़ें जुड़ती भी हैं, घटती भी हैं, परिवर्तित भी होती हैं और इस तरीके से रहती भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, लेकिन जो मूल स्थिति है संप्रभुता, मतलब ये है कि खुद पे डिपेंडेंसी और किसी पे निर्भरता नहीं, राज्य की, राष्ट्र की, भारत की। और समाजवादी जो है, समाजवादी का मतलब सोशलिज्म है, समाज से रिलेटेड है, ऐसा है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए कि जो उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय आई, ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रारूप को थोड़ा लचीला बनाया। अगर देखा जाए कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में, जिसमें LPG, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, डाइल्यूटेड समहाउ, मतलब सोशल जो क्रेडेंशियल्स हैं भारतीय समाज के, वो कहीं ना कहीं हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी थी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस था, चीज़ें थी, सब चीज़ें खुल गई, ये सारा कुछ हो गया। हालांकि देखा जाए तो बढ़ावा भी मिला, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। लिबरलाइजेशन मतलब होता है लचीलापन, किसी भी चीज़ में लचीलापन, अगर कोई बहुत ठोस कानून है उनमें थोड़ी शिथिलता आना, चीज़ें होना, नई चीज़ें मिलना, ये सब लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण होना और कंपटीशन पैदा करने, ओवर प्राइवेटाइजेशन भी ठीक नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन भी होना और
ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होना, जैसे जैसे विदेशी व्यय आता है या फिर बिजनेस आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं, एफडीआई आता है, ये सब जो है वैश्वीकरण का वो है कि कोई ब्रांडिंग होना किसी चीज़ की, ग्लोबल ब्रांडिंग होना, तो दैट इज़ सपोज टू बी द ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सोशलिस्ट के अंदर आता है। अब सेक्युलर भी तो है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है सेक्युलर मतलब? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अब अगर धर्मनिरपेक्ष में देखा जाए तो कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही जोड़ा गया, और उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, यद्यपि जैसा कि उच्चतम न्यायालय में 74 में कहा और 76 के संशोधन से इसे धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया। तो इसमें यही कहे कि यद्यपि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित ऐसे अगर नहीं है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्यों को स्थापना करना चाहते। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, संविधान का जो अनुच्छेद है अभी जब पढ़ेंगे आर्टिकल्स, उसमें 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का धर्म कर्म ही होता है, राज्य का धर्म अच्छे कर्म होता है। यानी देश में सभी जो है चुनी आ रही जो गवर्नेंस व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है और राज्यतांत्रिक व्यवस्था है, इस तरीके की जो लोक सत्तात्मक व्यवस्था है और लोक प्रथात्मक व्यवस्था है, जन प्रथात्मक व्यवस्था, जिस भी तरीके से कह लेते सारे शब्द न जाने कितने तो शब्द से कह सकते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। तो इसका मतलब जो देश है वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, देश सभी धर्मों के आचरणों से भी। कहने का मतलब ये है कि धर्म जो है वो अपनी अपनी जगह पर मार्गदर्शिता जरूर कर सकते हैं, लेकिन राज्य का कोई विशेष धर्म प्रायः नहीं होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि धार्मिक मान्यताएं इतनी गूढ़ और रूढ़ और इतनी ज़्यादा जो है जटिल भी हो जाती हैं कि उसमें जो कार्य निष्पादन है, जैसे वर्क का जो भी आराम से जो भी काम किया जाना है, या फिर जो भी कार्य निष्पादन मतलब वर्क डिलीवरी होनी है, या फिर जो भी एक डिसीजन मेकिंग होनी है, कई बार वो डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो जाती है। कई बार वो डिसीजन मेकिंग बहुत प्रभावित हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि कैसा करें, ऐसा करें, वैसा करें, क्या तो करें। इसीलिए जो है धर्म का जो धर्मनिरपेक्ष राज्य भी जो है, इसका यह मीनिंग है। लोकतांत्रिक मतलब क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो जिसको सेक्युलर कहते हैं इंग्लिश में, धर्मनिरपेक्ष को सेक्युलर बोलते हैं, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1979 से जुड़ा था कि द इंडियन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फॉर द स्टेट। देखा जाए तो भारतीय जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, और अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का सम्मान प्राप्त है, ये बात। अब ये जो है नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। तो लोकतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of what supreme power by the people। तो अब सारी की सारी किसमें है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। अब सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में किस रूप में है? इस रूप में है कि वोट कर सकते हैं ना, ऐसे वोट कर सकते हैं। कहाँ? ईवीएम पे। अब वोट तो अच्छे से ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आई है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आई है, तो वो क्या करे, वो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन से अच्छे से वोट कराने दे। अब उसमें भी अगर पहले से प्री रिकॉर्डेड वोट पड़े हुए हैं, अगर पहले से ही सेटिंग है और पहले से ही कुछ किसी फेवर में पड़े हुए हैं किसी के, और जैसे वर्तमान में जो सरकारें हैं, जिन दलों की सरकारें हैं केंद्र में, और इस तरीके से अगर
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यों की, सरकारों की, और राष्ट्र जो भारत सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है ये चीज़ें सुनिश्चित करना। अगर पहले से ही जो है पॉलिसी ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो रही है, पहले से ही अगर वोट पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। हालांकि अगर मान लिया जाए कि इस तरीके से जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर है, कि हर 5 साल में सरकार चुनने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अधिकार मिला हुआ है, लीगल अधिकार है, जो कि एक जो है विधिक अधिकार है, बहुत ही सुदृढ़ विधिक और बहुत मजबूत विधिक अधिकार है। और अगर इसीलिए एक चर्चा का विषय भी है, चिंता का विषय भी है, और सोचने का विषय बिंदु भी है, और सोचने की विषय वस्तु का जो है एक जो है भी रूप है। कैसा रूप है और क्या सोच रहे हैं कि अगर वोट चोरी जैसी चीज़ें हो गई, अगर वोट की चोरी हो गई, तो अगर मतलब मान लिया जाए कि जो भी इलेक्टोरल रोल है, जो मतदान सूची है, अगर उसमें नाम ही ना हो, कटवा दिया जाए, काट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये कहने की बात है कि जो हर 5 साल में गवर्नमेंट को बदल सकते हैं गलत करने पर, तो उन चीज़ों को, कंट्रोल को वीक करना है, उस नियंत्रण को कमज़ोर करना है, जो कि बहुत घातक है, जो बहुत ही घातक प्रयास है। और उससे जो ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की, जो संविधान की प्रस्तावना का जो ये बिंदु है, कौन सा, लोकतांत्रिक बिंदु, जो जिस तरीके से देखा, हालांकि और भी सब प्रभावित होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक जो ये, इस पे तो प्रत्यक्ष जो है वो एक कुठाराघात है, और एक प्रकार का एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल मिसगाइड और मिसकंडक्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैचारिक जो एक धुंधलापन है और वेगनेस है, वैचारिक रूप से एक प्रकार का जो एक अनक्लियरनेस है, नॉन क्लियरनेस है, वो प्रकट होता है। तो ऐसे भी समझा जा सकता है, इसीलिए चर्चा का विषय हो रहा है। और लोकतांत्रिक अगर शब्द को देखें प्रियम्बल में, तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो इसीलिए जो है डेमोक्रेसी हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस रूप में कि लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार हैं भाई। इसमें नाम क्या, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसमें कौन कौन होता है? परिप्रेक्षा बोलते हैं, परिप्रेक्षा मतलब होता है रेफरेंडम, रेफरेंडम कराते हैं, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं। और पहल मतलब इनिशिएटिव, मतलब पहल करना, और प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना, ये भी है। और है जनमत संग्रह, जिसे प्लेबिसाइट कहा जाता है, प्लेबिसाइट कहा जाता है। तो इसे जनमत संग्रह कहते हैं, और परिप्रेक्षा यानी रेफरेंडम होता है। तो इस तरीके से अब जो है अपनी शक्ति को लोकतंत्र में 2 तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब प्रत्यक्ष में जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, डायरेक्ट में क्या क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि परिप्रेक्षा मतलब रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है मतलब पहल करना हो सकता है, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना है, और जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट होता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अब एक अप्रत्यक्ष वाला भी तो लोकतंत्र होता है ना, मतलब इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी, वो क्या है भाई? उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कुछ चीज़ें हैं? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब जो लोग चुनते हैं, चुनाव के रूप में चुनते हैं, तो इसीलिए जो है उसके बाद, चुनने के बाद जो प्रतिनिधि होते हैं, वो शक्तियों का प्रयोग करके लोग जन भावना यानी जन इच्छाओं को ध्यान में रखकर, सर्वहित को ध्यान में रखकर, जनहित को ध्यान में रखकर, प्रत्येक के हित को ध्यान में रखकर बात करते हैं, और तब उस तरीके से निर्णय लेने की अपेक्षा होती है। ऐसा करना चाहिए, करते भी हैं, करना भी है, करना भी चाहिए, और इस तरीके से का इस्तेमाल करते हैं, और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है इनडायरेक्ट, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अपने क्षेत्रों को, कोई विधायक के रूप में, कोई सांसद के रूप में, कोई अनेक तरीकों से, कोई लोकल स्थानीय निकायों में रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके से ये है, इज ऑफ 2 काइंड, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल होते हैं, और यह 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है और दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन। इस तरीके से प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंट्री होता है। अब भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब जैसे भारत में तो संविधान में जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नेतागण है, वो कैसे चुन के आता है? संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में आते हैं, जिसे बोलते हैं
जिसे बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आते हैं, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, जिसमें इन विच जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के लिए, फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। अब जैसे मंत्रीगण होते हैं, मंत्री पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो किस में जो भी लेजिस्लेचर है उसके लिए जिम्मेदार है और अपनी बातें रखनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है। जो है विधायिका जो है कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है कार्यपालिका। तो वयस्क जो मताधिकार है, सामयिक चुनाव है, कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। अगर देखा जाए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से ज़्यादा व्यक्ति चुनाव वोट देगा, और इसके अलावा जो है पीरियोडिक इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, रूल ऑफ लॉ सभी के लिए होगा, विधि का कानून होगा, ऐसे जंगल जो है राज नहीं होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और न्यायपालिका का जो है स्वतंत्रात्मक रूप होगा, और एब्सेंस ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। और इस तरीके से जो है कि एब्सेंस होगा किसका का अभाव, भेदभाव का अभाव होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया है, और जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अब इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो। अब इस आयाम पर डॉक्टर जो अंबेडकर हैं उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया अपना समापन भाषण में विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली की स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व की मान्यता देती है। मतलब इसका मतलब यह है कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी मतलब वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, जो पहचान दे, रिकॉग्नाइज करे किस चीज़ के लिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्वता, और बंधुत्वता यानी बंधुत्व जो वाद है, जो बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, वो इसको सोशल जो भी सामाजिक जो सोशल डेमोक्रेसी है वो सुनिश्चित करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि इसी संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी कि संविधान एक संपूर्ण समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्वे, आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सकता है। मतलब in the context of the Supreme Court observed in 1997 that the Constitution envision to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy at the Bharat Republic। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनेकों प्रकार का जो न्याय स्थापित करना है ये डेमोक्रेसी में है। अब रिपब्लिक क्या है? 5वां पॉइंट जो है वो गणतंत्र है। गणतंत्र क्या है देखते हैं। तो गणतंत्र में क्या है कि एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। मतलब राजशाही मतलब मोनार्की और गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। तो इसीलिए भारत गणतंत्र जैसे कि राजशाही मतलब राजा का शासन हो, तो भारत क्या है? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और राजशाही व्यवस्था में राजा का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते हैं और उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है। और जो राजा रानी है और राजाशाही व्यवस्था में उत्तराधिकारिता का जो सक्सेशन का जो होता है, किनशिप वगैरह देखा जाए, हेरिडेटरी पोजीशंस के आधार पर बैठते हैं वो, जैसा कि ब्रिटेन में भी होता है, ब्रिटेन में होता था। तो वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा जैसे पहले नेपाल में था, अब वहाँ पर लोकतंत्र है,
वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में जो राज्य प्रमुख है वो क्या है, वो निश्चित समय के लिए चुन के आता है। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का यह अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। लेकिन रियल हेड ऑफ द स्टेट अगर पूछेंगे, वास्तविक प्रधान कौन है देश का, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए चुनाव के जरिए सत्ता में आता है राष्ट्रपति, और क्योंकि सारे जितने भी भारत के जो भी निर्णय होते हैं वगैरह ये सब होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से रहते हैं, कि मुख से प्रधानमंत्री द्वारा। और प्रधानमंत्री वो बनता है जिस दल को क्या मिलती है, मेजॉरिटी मिलती है, ज़्यादातर जिस दल का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रधानमंत्री सही निर्णय लें और सही निर्णय को जो है एक्सरसाइज करवाएं। उसका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है किया जाता है। हर 5 वर्ष के लिए जो भी होता है चुनाव किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। उसके अलावा और गणतंत्र के जो अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। क्या क्या हैं? पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। गणतंत्र ना, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, तो लोगों के द्वारा अपना सिस्टम चलाया जाना हाथ में होती है। और दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की अनुपस्थिति। इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं A republic also mean 2 more things. One, wasting on political sovereignty in the people, or not in a single individual like a king or something. और second क्या होता है, the absence of any privileged class and hence all public offices being opened to every citizen without any discrimination. मतलब इसीलिए जो हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अब इसमें ये बात सुनिश्चित करने की है कि जैसे उत्तराखंड की दृष्टि में अगर अभी देखें, कुछ समय पहले UKSSC का भर्ती घोटाले का आया था, भर्ती घोटाले के, तो उसमें ये भी बात जाहिर हुई कि जो UKSSC है उसका जो गेट होता है वो बंद रहता है। भाई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस का तो गेट हमेशा खुला ही रहना चाहिए। उसमें तो हर किसी को जाने की अनुमति है और जो पब्लिक अधिकारी है वो अपने निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठा होगा, ऐसी अपेक्षा है। और बैठे होने पर उनसे संवाद हो सकेगा। अब जो भी निर्धारित लंच का है ऐसा वैसा समय होता है वह रहे, लेकिन इसके अलावा जो है जो प्रत्यक्ष वर्किंग आवर्स में तो वर्किंग स्पॉट पे ही ज़्यादा रहेंगे। तो क्या होगा कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये चीज़ें डिस्कस। तो अब लेकिन देखा कि UKSSC का तो गेट बंद रहता है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसका तो गेट बंद रहता है कि जब चाहो तब खुलता है। तो अब अगर पब्लिक ऑफिस भी ऐसे बंद रहने लगे, अब इस बात से ये भी ध्यान में आता है कि उत्तराखंड का सचिवालय जैसे है, सचिवालय भी गेट बंद रहता है। भाई गेट को बंद रहने का क्या अर्थ है, क्योंकि पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस में तो सचिवालय में तो विशेष एंट्री के ही आधार पर जो है सचिवों से मिल सकेंगे, लोगों से मिल सकेंगे, संपर्क अधिकारियों से कर सकेंगे। तो फिर ये कैसी राज व्यवस्था है, फिर ये कैसी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तो फिर एक राजशाही टाइप की तो है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो राज्यों के राज्यालय हों, राज्य जो सचिवालय हों, जिला कलेक्ट्रेट हों, और जो CDO का ऑफिस हो जिस तरीके से, और इस तरीके BDO का ऑफिस, कोई भी राज्य ऑफिस हो, कोई भी राज्याधिकारी हो, और नेतागण हो, नेताओं का ऑफिस हो, और चाहे पार्लियामेंट हो, या फिर जिस तरीके से और भी विधानसभा हो, तो यहाँ पर जो है तो जा ही सकते हैं। क्योंकि अरे जो फॉर्मेलिटी है, जो औपचारिकता, उनको करने के बाद क्यों नहीं चीज़ में, और क्यों खुला नहीं रहेगा, क्यों नहीं मिल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्यों मिलने में इतना समय लगेगा। मिलने में अगर समय लगेगा, अगर चीज़ों को सुना ही नहीं जाएगा, सुनने के लिए भी बहुत 2-2 दिन, 4-4, 5-5 दिन, और कई बार तो रहता ही नहीं मिलने का, इनको मिलने का ही नहीं समय मिलता है। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है गणतंत्र में कि इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा, ये इसी आशय से भी, इस मीनिंग से, इस इंटरप्रिटेशन से समझा जा सकता है। अब एक और बिंदु है इसमें जो प्रस्तावना उद्देश्य का, उसमें है न्याय। न्याय क्या है? प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। तो इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है।
जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके, और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो भी उपबंध जो भी हैं उसमें जिस भी तरीके के प्रोविजंस हैं उनके आधार पे जो है न्याय को तय किया जाता है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है या नहीं। अब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कब मिलेगा? जब भेदभाव नहीं होगा, सब जगह अच्छा होगा, बढ़िया होगा, धार्मिक रूप से उन्माद नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बोलचाल खराब। और इकोनॉमिक मतलब जब सबको नौकरियां मिलेंगी, बिजनेस सफल होंगे, खुद का बिजनेस भी होने लगेंगे, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, जब भारत का जो रुपया है वो $1 90 के बराबर या $100 के बराबर पहुंचने की स्थिति में न होकर थोड़ा अच्छा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो इकोनॉमिक ड्रेन का कारण है ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक जस्टिस को तो सुनिश्चित नहीं करता है। और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय मतलब ये होता है कि वोट देने के लिए वोट कटेगा नहीं, वोट कटेगा तो फिर तो कोई कहने लगेगा कि अब ज़्यादा बोलोगे तो ना पता नहीं क्या होगा, मार न दिए जाओगे। इसीलिए जो जस्टिस वाला पॉइंट है वो इन बातों को सुनिश्चित करता है। ये सारे के सारे बिंदु जो है ना प्रियम्बल, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है संविधान का उस पर निर्भर है, और मूल ढांचा संविधान का ढाया नहीं जा सकता है, ना उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बल्कि उन वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ को तो और जोड़ा, संवर्धित और इंटीग्रेट किया जा सकता है कि और ढांचा मजबूत हो। जैसे ढांचा होता है ना, घरों का ढांचा मजबूत करते हैं, रहने के लिए और अच्छा करते हैं, कहीं से कुछ भी खराबी आए, फॉल्ट आए, कुछ हो जाए, चू जाए तो उसको सही करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो चीज़ें खराब हो उन्हें सही। वैसे ही जो है संविधान का ढांचा है, प्रस्तावना ढांचा, स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है, स्केलेटन है, इसको बहुत मजबूत किया जाता है। तो न्याय का जो संदर्भ अभी डिस्कस कर रहे थे वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। अब महिलाओं की स्थिति में सुधार भी तो न्याय का हिस्सा है ना, उसमें रेप ना होना, चीज़ें ना होना, और ये गलत शब्दों का प्रयोग जैसे अपने सेशंस में बोलते रहते हैं वो नहीं करना। इस तरीके अब खुद ही अगर जो है प्रिविलेज्ड क्लास जो है नेता वगैरह गण जो देखा इस सरकार में जा रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बहुत इस कुकृत्यों में लिप्त दिख रहे हैं, बल्कि धार्मिक क्षेत्र के लोग भी दिखे रहते हैं। मतलब कोई भी किसी स्टेटस का व्यक्ति जो है इस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करता हुआ न हो कि एक्स्ट्रा सर्विस जैसी बात करने न लगें, ये बहुत गलत। ये चीज़ें कहीं ना कहीं न्याय के दायरे के पॉइंट को इसमें परिभाषित करके आराम से समझी जा सकती हैं कि कहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहाँ पर नहीं होना था, कैसा हो गया, कि क्या लिखा था, क्या होना है। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना, कि कोई गरीब है, अमीर है, कोई गरीब है तो क्या पूछूं इसे, और कोई अगर ऐसे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि किसी का स्टेटस बहुत बड़ा है तो बोल रहा है क्या मैं संपर्क करूं, मतलब बातें भी करना चाह रहा है, संपर्क भी करना चाह रहा है और ये सब करना चाह रहा है, लेकिन साथ ही के साथ और अच्छी बात है, लेकिन जो है प्रत्यक्ष प्रकट भी नहीं हो रहा कि स्टेटस डिफरेंस, ये कोई बात नहीं होती, सबका स्टेटस होता है, एवरीबॉडी हैज स्टेटस। और इसीलिए जो है जो हर किसी का स्टेटस होता है, और वो तो क्या होता है कि कई लोग धर रहे होते हैं, चीज़ों को धारण कर रहे होते हैं, पजेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना, और इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी तो शामिल है। संपदा है, समानता है, आय है, संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। अब संपत्ति ज़्यादा किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी, और तभी इसीलिए घोटाले घपले हो जाएंगे, और जो पॉलिटिकल विल जो है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा खा जाएंगे पॉलिटिशियंस, अगर सब ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स बहुत बड़ा पैसा खा जाएंगे, सारे बिजनेस वाले अगर, तो समाज के हर तबके को पैसा कमाने का, संसाधन बनाने का अवसर नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, खुद के बिजनेस सफल नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें भी इसमें निर्णित हैं। और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसको समानुपाती न्याय बोलते हैं। मतलब समान अनुपात से न्याय को देना, और सभी अनुपात मतलब बराबर अनुपात हो, प्रपोर्शन बराबर हो, अनुपात यानी रेशियो बराबर हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव, जब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा जस्टिस तब सबके लिए हो सकेगा। और इस तरीके से जो है कि
राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, ये सब। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब अगला क्या है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता भी एक शब्द है प्रियम्बल में, कि स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। इसका मतलब द टर्म जो है इसको बोलते हैं लिबर्टी, मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नेम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तो ये सब चीज़ें हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सोना, अगर ऐसे बोलें इंडियन पर्सोना जो है पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को बोलें तो ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि किसी ने आज़ादी बोला तो मजाक उड़ा दी, खिल्ली उड़ा दी, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अब कई बार ये भी चीज़ें हैं। और जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि अभिव्यक्ति जैसे कर सकते हैं, इसमें विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, धर्म और उपासना कर सकते हैं, पूजा पद्धति अपने तरीके से कर सकते हैं। और जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। अगर किसी को बांधेंगे, बांध के कंस्टेंट करेंगे, किसी की निजता का हनन करेंगे और किसी को कुछ भी करेंगे तो ये तो फिर स्वतंत्रता कोई है ही नहीं, है ना। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी कहने का भले ही लाइसेंस ना हो, लेकिन अपने दायरे में खुलापन तो रखने का अधिकार है। कि कोई खुलापन भी नहीं रख सकता और कोई कितने बड़े बड़े पाप करके, पैसा खा के, पैसा ढकार के भी इंजॉय कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 से 1799 ईस्वी तक लिया गया है। कि जो उसमें स्वतंत्रता है और समता है और बंधुत्व के आदर्श जो फ्रांस की क्रांति। तो न्याय दर्शन अगर देखा जाए तो 1917 रूसी क्रांति से अगर हर प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो ये स्वतंत्रता है इसको कहाँ से, फ्रांस की क्रांति 1799 से लिया। क्योंकि देखिए कोई भी जब क्रांति होती है तो वो कुछ ना कुछ क्या करती है, वो अपने साथ कोई इफेक्ट और प्रभाव और जो एक लर्निंग है वो सिखाती है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों ऐसे करने की जरूरत पड़ी, ये चीज़ें बताती है। इसके अलावा समता, अब समता देखें तो समता का अर्थ होता है, जैसे समता इक्वालिटी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। भाई अलग से जो है स्पेशल प्रिविलेजेस किसी क्लास को ऐसी तो नहीं है, टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने में जो उपबंध हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो ये हैं इसमें इक्वालिटी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। वह स्थिति है, क्या क्या कंडीशन किसी की है, तो स्टेटस क्या, इक्वालिटी, इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब जो स्थिति और अवसर की समानता है। और इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है। कौन कौन से डायमेंशन है सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। मतलब है कि नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक, ये तीनों मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। अब अगर देखा जाए कि जो फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल राइट इंश्योर सिविक इक्वालिटी। कौन कौन, विधि के समक्ष समता, अगर देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब जो भी लॉ है, विधि है, उसके समक्ष तो सब बराबर है ना, आर्टिकल 14 में बोला गया है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई अलग है कोई अलग है, ऐसा नहीं है। संविधान की जो है वो सबके लिए समानता समय, जो विधि है, जो कानून है, जो नियम है, वो सबके लिए क्या है, समान है, समकक्ष है सब उसके लिए, पद सोपानी क्रम में भी और हर एक आयाम में, जो कि आर्टिकल 14 में है। मतलब न्याय सबके लिए बराबर होता है। ऐसा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में है ना, आर्टिकल 15 में। और क्या होता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में। ये बहुत आता है पेपर में, आर्टिकल 15, 16, 14 भी आता है। और जैसे आर्टिकल 14 के बारे में तो ये तक भी आता है कि एक आंख से देखने वाला, मतलब सबको एक आंख से देखता है कानून। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक आंख बंद करके देखता है, इसका मतलब ये है कि सबको समान दृष्टि से देखता है, ऐसा भी है। तो इसीलिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब आर्टिकल 16 में है। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत मीन्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये भी बहुत आता है। इसके अलावा उपाधियों का अंत मीन्स एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। अब एकेडमिक टाइटल और जो मिलिट्री टाइटल है उनको छोड़ के, उसको एक्सेप्शन, ये अपवाद इनको छोड़ते हुए अन्य जो टाइटल है जैसे राजाधिराज हैं और कुछ है महाराज है, जैसे पहले नाम होते थे परम प्रतापी और इस तरीके के, ऐसे टाइटल किसी भी तरीके से देश के अंदर या देश के बाहर किसी देश से नहीं लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए समता है, इसीलिए समानता विकसित होती है। अब जैसे इसका उदाहरण ये भी देखा जाता है, कहीं पर ड्रेस कोड होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर इस तरीके से होता है, हर जगह पर। ये क्यों होता है? ये समानता को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। और संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करके प्रतीत होते हैं। प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 325 में बोला जाता है। इसका मतलब नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये आर्टिकल 325 में बोला गया है। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, आर्टिकल 326 में। तो इसने बोला कि द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326 पेपर में आता है। आर्टिकल एडल्ट जो वयस्क मतलब जो जवान हो जाता है 18 साल के बाद, अपनी जो किशोरावस्था है जिसको बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज से निकलकर, एडोलेसेंट स्टेज में से और तब किसकी पुबर्टी की स्टेज के बाद, जो एडोलेसेंट स्टेज के बाद जो है यौवनावस्था के बाद, वो पूर्ण रूप से जो है वयस्क अवस्था में जब पहुंचता है तो मतदान करने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अब ऐसा नहीं कि महिला है तो कम पैसा दे दिया, पुरुष है तो ज़्यादा पैसा दे दिया, या पुरुष है तो ये कहते हुए भगा दिया कि तुझे से स्ट्रगल ही करना है, महिला है तो कुछ बोल दिया कि तुम्हें तो एक्सप्लॉइट होना है। ऐसा नहीं है, समानता ये सब नहीं है। जैसे ये एक्स्ट्रा सर्विस वाला जैसे बीच में आ रहा था, रेप करना, बलात्कार करना, चुप के बहला फुसला के बलात्कार कर लेना, शादी का झांसा दे के बोलना, या फिर किसी को डाउरी के नाम पे, दहेज प्रथा के नाम पे बर्बाद करना, ये कोई बात नहीं है। ये महिलाओं के साथ होने वाले बहुत गंदे पीड़न है, उत्पीड़न है। जो समता और समानता, बंधुत्व, लिबर्टी और ये सब चीज़ें, स्वतंत्रता, ये सब का तो बात नहीं। या महिलाओं को पढ़ने ना देना, बेटा बेटी में भेदभाव करना, पढ़ने ना देना, और जैसे होता है शादी के बाद भी बहुओं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रोक लगाए जाते हैं, उन्हें पारिवारिक मान्यताओं के नाम पर शोषित किया जा सकता है, शोषण किया जाता है। ये प्रायः होता है क्योंकि विमेंस के साथ तो ये ऐसी चुनौतियां या युग हैं कि इतना त्याग उनके जीवन में भी इस प्रकार होता है, ऐसा कि एक तो कोई अपने पिता के या अपनी जन्म स्थली या जन्म के घर तो छोड़ते हुए किसी और घर में आना पड़ता है, किसी अन्यत्र जहाँ विवाह होता है होना पड़ता है। उसके बाद अगर ऐसा भी होने लगेगा तो अगर फिर अनेकानेक तो कितना कुछ सोचने का रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बात होती है कि, और धोखा देना कि पहले कुछ बोलना फिर बाद में कुछ और होना, ये कोई बात नहीं होती है। और ऐसे पुरुषों के साथ है, जैसे जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा हों चाहे युवतियाँ, उन्हें कुछ ना समझना, ये भी कहीं ना कहीं एक समता का विषय है। क्योंकि देखिए जो जीवित है तो उसका मूल महत्व भी है, वो मूल्यवान है, वो मूल्यवित है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तो आता ही काम है। तो इसीलिए समता भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बंधुत्व है, बंधुत्व क्या है? बंधुत्व भी एक शब्द है प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। क्या है बंधुत्व का अर्थ? है भाईचारे का भाव, भाईचारे की जो भावना, भाव है वो।
संविधान एकल नागरिकता के एक मंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब जिसे भाईचारा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फ्रेटर्निटी बोलते हैं, यानी ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि भारत में जो है वो एकल पद्धति, यानी एक जो है नागरिकता मिलती है। भारत में एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। अमेरिका में जिस तरीके से द्वि सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप मिलती है, जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी भी और राष्ट्र की भी, देश की भी मिलती है, लेकिन भारत में सिर्फ एक जो है सिटीजनशिप मिलती है, संसदीय प्रणाली है। और मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A में है, मीन्स जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में, भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करे। मतलब कि हर कोई व्यक्ति जो है इंडिया का, वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पे, और रिलीजियस रीजनल मतलब क्षेत्र आधारित, धर्म आधारित, भाषाई आधारित, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ मतलब होता है मतलब होता है कि वह क्या करे कि आपसी जो है भाव को विकसित करे, और क्षेत्रीय वर्ग विविधता को जो है अनेक सेक्शन से, कोई किसी वर्ग से होगा, कोई किसी वर्ग से होगा, कोई किसी वर्ग से होगा, तो इस तरीके से जो है डाइवर्सिटी है, इससे जो है सौहार्द बना के रखे। और प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल का रेस्पेक्ट, और दूसरा क्या है, देश की एकता और अखंडता। अब ऐसा नहीं कि देश की अखंडता और एकता नहीं हो रही है कि बस कहीं पर भी बम फूट गया, कहीं भी ऐसे हमले जैसे हो रहे हैं, तो ये एकता अखंडता का तो विषय नहीं है। तो इसके बाद ये सोचना पड़ता है। अखंडता शब्द में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार ऐसी बात हुई कि इस व्यक्ति के गौरव का अर्थ, मतलब उन्होंने बोला कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, ये तो करता ही करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, और हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो क्या है, पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के जो गौरव, डिग्निटी है, उसको सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। जैसे इसके अलावा जो है मौलिक कर्तव्य 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव की ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। मतलब वो जो है कोई भी व्यक्ति, डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो बालिकाएं हैं, लड़कियां, औरतें हैं, उनकी जो डिग्निटी है उसको जो है बिल्कुल खंडित ना करे, बिल्कुल किसी भी रूप में। ये भारतीयों की जो है क्या है, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये बिल्कुल दिमाग में बना लेंगे इस तरीके की, क्योंकि एक ड्यूटी है ऐसा करना, ऑब्लिगेशन भी है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एम्बैरेस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब ये है कि देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता, दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में डिस्कस है, ये पेपर में आता है, के रूप में है। और वैसे भी, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ के अलग होने का कोई अधिकार, कोई भारतीय राज्य बोले, कोई भारत का राज्य 28 राज्यों को बोले मैं अलग नहीं हो सकता, ये अनुमति नहीं है। इसके अलावा इससे भारतीय संघ की बदली न जाने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है, और इस तरीके से इसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक और सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द फ्रेटर्निटी एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस, जो भी ओवरकम, जो फॉल्ट्स हैं, जो भी चुभन कार्य हैं, जो भी कंटक जो है, मतलब ऐसे मार्ग जो कांटों से भरे हैं, कंटकीर्ण मार्गम जैसे बोलते हैं ना, कांटों से भरे हुए जो मार्ग हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, जो शूल बिछे हुए रास्तों में हैं, टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म,
अब स अब जैसे सांप्रदायिकवाद, संप्रदाय के नाम, धर्मों के नाम पे और ऐसे छोटे मोटे के नाम पे लड़ जाएं या लड़ा दिए जाएं। अब जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, कार्यालय जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय के पार्किंग के लिए जो है एक मंदिर तोड़ दिया। अब उसके कई अर्थ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो चीज़ जानबूझ के भी करवाई हो सकती है, करी हो सकती है कि एक अनेकों काज और कोई एक कार्य। तो एक पंथ दो काज वाला काम इस रूप में भी होता है कि जैसे अब बार बार बोल दिया कि बताओ अब मंदिर टूटना चाहिए था नहीं टूटना है, तो लोग स्वाभाविक है नहीं ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब कि धर्म की रक्षा, धार्मिक मूल्यों की रक्षा हर कोई करना चाहेगा, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ एक राजनीतिक रसूख भी इस प्रकार का होता है कि कुछ करो मत, डेवलपमेंट करो मत और लोगों को भड़का भड़का करके वोट जीत जाओ। ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता में आता है। वो स्वयं किसी भी धर्म के आंतरिक व्यवहार में भी हो सकता है, और जो इंटर रिलीजन है, मतलब धर्म के जो अंतर, मतलब जो इंटर आपस में जो टकराव है, कोलिशन है, उसके रूप में भी परिलक्षित हो सकता है, दिख सकता है, प्रकट हो सकता है। और इसीलिए सांप्रदायिकता कहलाता है ये बाधक कारक है। और क्षेत्रवाद है। अब क्षेत्र, कोई इधर क्षेत्र का उधर से लड़ रहा है, कोई बिहार का बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, कोई यूपी का बोल रहा है, कोई उत्तराखंडी बोल रहा है, कोई पहाड़ी बोल रहा है, कोई मैदानी बोल रहा है, कोई दिल्ली का डेलाइट बोल रहा है अपने को, है ना, कोई साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडिया बोल रहा है, कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट को चिंकी पोंकी बोल के, चिंका फुंका बोल के, और इस तरीके होता है। ये चीज़ें वेरी, कोई कहीं का भी, और फिर पूरे विश्व भर में भी होता है। बल्कि कोई कहीं किसी को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, काला गोरा बोल रहा है, नोटा नाटा बौना गाना लंबू, ऐसी बातें कर रहा है, और न जाने कैसा मोटा, है ना, और इस तरीके की ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कोई शरीर गठन के, कोई लिंग के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पे, कोई चश्मिश, ऐसी बातें जो बोलता है ना, तो ये किसी न किसी रूप में, अगर मजाक के रूप में है तो वो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन अगर डेरोगेशन के रूप में है, किसी की डिग्निटी यानी उसकी जो है निजता, और साथ में उसकी जो इज्जत है, किसी की भी जो अपनी एक जो क्या होती है कि एक अपना गरिमा होती है, एक बिल्कुल डिग्निटी होती है, उसके साथ कम से कम ऐसा होने पर लगता है कि, और वो क्षेत्रवाद अगर क्षेत्र के स्वरूप में हो तो लगता है, अगर वो किन्हीं अन्य पैरामीटर में हो, जैसे जातिवाद में कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई ठाकुर हूँ, है ना, खसिया हूँ, और इस तरह कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं बनिया हूँ, यानी मैं क्या हूँ, वैश्य समाज से हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं क्या हूँ, कोई क्या है कि कोई कह रहा है मैं शूद्र हूँ, कि ये है। तो और किसी को एक कंस्ट्रेंट वे में ही बांधना, भाई कोई भी किसी भी प्रोफेशन को कर सकता है प्रैक्टिस, और क्या कहते हैं, इसीलिए ये एक जातिवाद है। जातिवाद के भाव का कोई स्वीकृति नहीं, और जातिवाद के भाव को यूज़ करके नेतागिरी करना, पूरे देखिए पूरे देश भर में जो है, पूरे भारत भर में कितना ये चीज़ें अगर देखने को दी जाए तो हैं, वास्तविक मूल्यों में हैं। बड़े बड़े राज्यों में तो ये बहुत चीज़ें हैं। जाति के आधार पर जो है संगठनों में भी बिठाए जाते हैं, और सरकार में भी लड़ाए जाते हैं, चुनाव लड़ाए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब तक, लेकिन प्रस्तावना में कितने पहले कर दी थी, और आज़ादी के इतने साल बाद भी ये सब पढ़ तो भले ही रहे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशनल पार्ट है, जो भी लागू करणीय, जो करणीय विषय है, वो कहीं ना कहीं सीमित है, और इस तरीके से जातिवाद है। और अब भाषावाद क्या है? लिंग्विस्टिक है। अब भाषा बोला कि तो इस भाषा का वो भाषा है, वो यहाँ बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, और किसी में जैसे स्लैंग आ रहा है, अब जैसे कोई कुमाऊनी स्लैंग आ रहा है, गढ़वल्ली स्लैंग आ रहा है ना। अब जैसे मैंने बोला कि अब मैं तो यहाँ, तो ये एक प्रकार का, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ अ टोन, जो स्थानीय जो लोकल डायलेक्ट है उसका जो एक राष्ट्रीय जो भाषा है, जो वाचन है, उस पर प्रभाव पड़ना, या राष्ट्रीय वाचन का लोकल डायलेक्ट पर प्रभाव पड़ जाना। अब जैसे जो जाट है, जो पंजाबी है, दिल्ली का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, और जैसे रोटी बोले तो रोटी ऐसे भी बोलता है, और कहने का अर्थात ये है कि एक प्रकार का होता है ना, तो एक छोटा सा जो प्रभाव, एक जो बहुत ऐसा प्रभाव है, तो ये कहीं ना कहीं भाषावाद है। और भाषा में भी अनेक भाषा, कोई नॉर्थ इंडियन बोल रहा है, कोई साउथ इंडियन बोल रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, कोई इधर राजस्थानी गुजराती बोल रहा है, महाराष्ट्रन, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भाषावाद है। इत्यादि जैसी बाधाओं पर जो है वो क्या है, पार पाना ही बंधुत्व का कारण है। और बंधुत्व जो होता है वो तब पनपता है जब ये सारे जातिवाद, फातिवाद और पता नहीं क्या क्या सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद ये सब नहीं होते हैं, कम होते हैं, नहीं होते। अब प्रस्तावना का महत्व भी है। क्या है प्रस्तावना का महत्व? प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर है। अब संविधान के आधार पर क्या कुछ है? सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल जैसे बोलते हैं
कि प्रियम्बल एम्बॉडीज मतलब एम्बॉडी करता है, अवतरण करता है, अवतरवाद करता है या प्रकटन या चिपक जाता है और घुस जाता है। प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। कैसे फंडामेंटल वैल्यूज और कैसी फिलॉसफीज? पॉलिटिकल और मॉरल और रिलीजियस। क्या करने? ऑन विच, जिस पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, जिस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्तर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टिका हुआ है और निर्भर है, आधारित है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित होती है। प्रस्तावना का ये महत्व है। अब प्रस्तावना का महत्व होता है कि contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dream and aspiration of the founding fathers of the Constitution, की जो यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और जो है अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष जैसे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में अगर बात बोलें तो उनके शब्द ऐसे हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मतलब द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और अ ड्रीम सो लॉन्ग। इतने समय तक जो सोचा था उसके लिए जो प्राइमा फेशे है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन करने का वो है, थॉट प्रोसेस दिखाने का एक झलक है, वो है प्रियम्बल, जो बताती है कि संविधान ऐसा होगा जिसको पढ़ के दिखता अच्छा इसके अंदर ऐसा ऐसा लिखा होगा। ये है प्रस्तावना। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी ने क्या बोला कि अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसका मतलब ये है कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसने बोला? ये बोला है के एम मुंशी जी ने। इसके अलावा पंडित ठाकुरदास ने क्या बोला? पंडित ठाकुरदास जो है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि द प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is a key to the constitution, it is a jewel set in the constitution and what it is a proper yardstick किसके लिए? with which one can measure the worth of the constitution। ये इन्होंने बोला। किसने बोला? ये बोला पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला। अब सर अर्नेस्ट बार्कर, अब अर्नेस्ट बार्कर ने भी बोला। क्या बोला? अर्नेस्ट बार्कर जो कि सुप्रसिद्ध एक अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री थे, उन्होंने बोला कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में की शुरुआत में इसका उल्लेख किया। बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में अपनी किताब में बोला, ये बोला कि प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बोला कि ओपनिंग ऑफ द पॉपुलर बुक, अपनी बुक में इस बात को बोला। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे जो है राजनीतिक समाज के तौर तरीक़ों को दर्शाया गया है और इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। इसका मतलब उन्होंने बोला, एम हिदायतुल्लाह, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑब्जर्व्ड प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज सोल ऑफ आवर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी एंड इट contains a word some resolve which nothing but a resolution can alter। इसके बाद जो है, अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को अगर देखें तो क्या है, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या संविधान का भाग है या नहीं। आइदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट।
तो बेरूबाड़ी जो संघ मामला है 1960 में, ये पेपर में आता है, बहुत एमसीक्यू में भी आता है, प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, और वैसे भी जानने योग्य डिबेट्स में अन्य ऐसे वैसे है ना, और बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्कॉलर्स होते हैं, टेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के जानकार, अन्य जो शिक्षण करने वाले शिक्षक, पढ़ने वाले, सबके लिए जानने के लिए है, सभी सुनने समझने वाले और ऐसे ही पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए भी है, और सभी जैसे भी जो भी और नेतागण भी जान सकते हैं चीज़ें, और ऑफिसर्स वगैरह और जो जानकारी इकट्ठा करने वाले वो सब इनसे, इन सेशन से इन चीज़ों को देख सकते हैं। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का है। में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। अब जो उच्चतम न्यायालय ने कहा बेरूबाड़ी मामले में, जो केस है, इस वर्डिक्ट में ऐसे बोला कि जो प्रस्तावना प्रियम्बल जो है संविधान में निहित, मतलब इन द बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें बोला कि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं इस वर्डिक्ट में जैसे बोली, तो बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशन हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्यान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बोला। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक चीज़ आई, केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। क्या हुआ इसमें? उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। उन्होंने कहा कि यस, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें बोला? केशवानंद भारती के 1973। आता है पेपर में, अभी प्री उत्तराखंड प्री में भी आया था और आता रहता है, बहुत सारे वनडे एग्जाम में, सिंगल एग्जाम में खूब रहता है। बेरूबाड़ी मामला 1960 का है, उसमें बोला कि नहीं भाग नहीं है प्रस्तावना। फिर बोला केशवानंद भारती बोला हाँ है। यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो संविधान की प्रस्तावना है, चूंकि ये मूल बिंदु है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मूल ढांचा है, बेसिक डॉक्ट्राइन जिसे बोलते है, और उसको ध्यान में रखकर, चूंकि उसका उल्लेख करके, मर्मज्ञता को ध्यान में रखकर, महान विचार ऐसे को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रियम्बल होता ये भी है, जब कोई चीज़ बहुत लचीली, पेचीदा हो जाए, फंस जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है वेग हो जाए, धुंधली हो जाए, तो प्रस्तावना को रेफ़र किया जाता है उस समय पर। प्रियम्बल देखा जाता है कि आफ्टर ऑल इसके जो मूल जिस्ट है, जो फंडामेंटल है, वो है क्या, सारगर्भित क्या है इस चीज़ का सीन, तो उसके अनुसार जो है संविधान को फिर समझा जाता है। फिर कोई ना कोई मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं और कोई वर्डिक्ट भी कई बार होता है। यह महसूस किया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। और LIC ऑफ इंडिया मामला जो कि 1995 का है, LIC मामला जो है वो दैट इज ऑफ इंडिया केस 1995। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भी बोला कि पुनः उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपेक्स कोर्ट, जो रोस्टर कोर्ट बोलते हैं, मास्टर रोस्टर बोलते हैं कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ कोर्ट। और इस तरीके से ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय में सबसे बड़ा जो है, जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है न्यायालय के अंदर भी, सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय, उसने बोला कि व्यवस्था दी, जो इज ऑल्सो कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य मामला पहले से ही बनाए जा चुके थे, तो प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ऐसा प्रश्न किया, ऐसी जिज्ञासा जताई। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। तो इस तरीके से जो है इट विल व्हाट, जैसे कि जो है किस तरीके से बोला गया कि अगर इसमें देखा जाए, ओपिनियन फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समकक्ष जो रेलिवेंस साथ में रखता है, और दो तथ्य उल्लेखित हैं। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है संविधान की एक रूपता। दो तथ्य क्या हैं? टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, टू एविडेंसेस, व्हाट दे आर।
प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। मतलब द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर और न प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब एक प्रतिबंधित रूप नहीं, हालांकि उद्देश्य का है, रेफरेंस है, चीज़ें देखना, बेसिक डॉक्ट्राइन है, लेकिन इस तरीके से है कि एक प्रोहिबिशन, एक बाध्यकारी और जो एक प्रतिबंधित रूप नहीं है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इट इज़ अ नॉन जुडिशिएबल दैट इज प्रोविजन दैट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब बाध्यकारी नहीं है कि लॉ में चले। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इन रेलिवेंस टू द जितने भी नियम हैं, कानून हैं, अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे और उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है तो चूंकि यहाँ से इंटरप्रिटाइज किया जा रहा है तो नहीं एड्रेस किया जाए, ऐसा तो होगा ही। एड्रेस कहीं पर होगा, जो एड्रेस किया जा सकता होगा उस तरीके से एड्रेस तो किया ही जाएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि अब ये चीज़ इसलिए लिखी गई है कि जो है इट्स अ व्हाट नॉन जस्टिसिएबल, ये भी एक फैक्टर है ऐसा। तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या है? अब प्रस्तावना है, जैसे अगर अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल में संशोधन की क्या, कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 जो होती है, जो कि किसकी धारा है? अमेंडमेंट की होती है। संविधान की जो धारा होती है अमेंडमेंट करने की 368, ये भी पेपर में आती है, ये भी बहुत पूछी जाती है। अभी प्री में कुछ दिन पहले आई थी या कहीं पर आई थी, ये देखा था कि संविधान की जो अमेंडमेंट की जो क्लॉज होती है वो 368 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भावे 1973 में तो उठ ही गया था और यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्वों, मूल विशेषताओं जो प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पिटिशनर contended that the amendment power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements of the fundamental features of the Constitution because which are enshrined in the preamble, because that includes the basic doctrine of the preamble or the Constitution. It can't be destroyed, it can't be what उसे खचबच नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को, और ऐसे बदलाव करके 378, 368, 368 आर्टिकल के थ्रू जो है ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का तो एक भाग है, ऐसा बोला। व्यवस्था की न्यायालय ने अपना मत बेरूबाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल व्यवस्थाओं में संशोधन तो नहीं किया जा सकता है। जो द बेसिक डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, मूल संविधान पर प्रहार नहीं किया, वज्रपात जैसा होगा कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक का नहीं, ये पूरे सभी लोगों के एक अंगीकार, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसमें अंगीकृत करने का विषय है और सभी के द्वारा स्वीकार योग्य चीज़ पर कैसे प्रहार किया जा सकता है, फिर तो देश में रहेगा ही कौन, फिर क्या किसके ऊपर किया जाएगा संविधान। तो दूसरी शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल्य विशेषताओं को अनुच्छेद 368, 60-68 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, जिसके जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और अखंडता, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। इसमें 3 वर्ड जुड़े, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जो कि क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल, एंड दिस अमेंडमेंट हेल्ड टू बी वैलिडेटेड। सो अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि संदर्भ सूची देखें तो कि संदर्भ सूची अगर देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स अगर फैक्ट्स के रूप में अगर देखें जो पेपर में भी आ सकते हैं, वैसे जानने योग्य हैं कि देखें कि जैसे राज्य जो है उसका धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 तरीके के राज्य होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ स्टेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब एक होता है एथिस्ट स्टेट, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द रिलीजन 3 तरीके के स्टेट्स होते हैं। एक होता है एथीस्ट स्टेट, दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट, और थर्ड होता है सेक्युलर स्टेट। तो एथीस्ट मतलब नास्तिक राज्य क्या होता है? जो धर्म विरोधी राज्य
जो सभी धर्मों का विरोध कर, जो नहीं मानता है धर्म को, धर्म नहीं मानने वाला है, धर्म का विरोध करने वाला नास्तिक राज्य होता है, आस्था नहीं रखता है, नास्तिक धर्म का विरोध भी कर देते हैं। सैद्धांतिक राज्य क्या होता है? सैद्धांतिक राज्य मतलब ऐसा राज्य जिसका अपना धर्म विशेष होता है। मीन्स थियोक्रेटिक मतलब द स्टेट इज अ प्रो रिलीजियस एंड हेंस डिक्लेयर वन पर्टिकुलर रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। जैसे बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सो ऑन। ऐसे कि बांग्लादेश है, बर्मा है जो कि म्यांमार अब है, श्रीलंका, पाकिस्तान है। तो इसमें कई बार क्या होता है, धर्म आधारित राज्य होने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कई बार ऐसी चुनौती भी आती है कि धार्मिक जो बातें होती हैं, कई बार धार्मिक कुछ ऐसी तटस्थता और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार रूढ़ियाँ और इस तरीके के ट्रेडिशंस आ जाते हैं कि जिसमें मध्यस्थता लेना और जो है आर्टिकुलेशन करना और उसमें जो आर्बिट्रेशन करना वो मुश्किल हो जाता है, पेचीदा हो जाता है कि जो कार्य निष्पादन है, जो वर्क डिस्पोज कार्य को कैसे किया जाए, कैसे अच्छे से एफिशिएंटली वर्क किया जाए, इस पर जो है कई बार जो है धार्मिक मूल्य प्रभावी होते हैं और कोलाइजन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। तो ये भी है। और तीसरा जो राज्य है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक ऐसा राज्य भी है, मीन्स सेक्युलर स्टेट, जो कि भारत है। ऐसा राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और इस तरह उसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता, उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका और भारत। और इस तरीके से होता है। और द स्टेट इज़ न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ द रिलीजन एंड हैंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन द स्टेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे धर्म, क्योंकि भारत में क्या है कि बहुतों प्रकार की संस्कृति है, कई नीति नियमता आए, कई आक्रांता आए, कई वैसे आए, ऐसे आए, कई लोग पहले से ही बहुत सारे धर्मों के रह रहे थे, हिंदू धर्म भी था, और बहुत सारी चीज़ें बार बार आती गई आती गई आती गई। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि बहुत सारे जितने भी हैं वो सब तो रहने ही हैं, हम लोग जो रहते हैं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सभी को जो है समानता की दृष्टि से, सभी को जो है ओपननेस से और कट्टरवाद से भी और बहुत ही गलत प्रैक्टिस ना करते हुए भी रह करके ठीक ही रहता है, अच्छा होता है। और इस तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का गठन होने से भी क्या होता है कि कम से कम एक रूपता रहती है कि हाँ, जो 5 साल के लिए अगर चुनाव होते हैं, जिन चीज़ों के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, चुनी जाती हैं, तो वो हो, मूलभूत सुविधाएं मिले, रोजगार मिले, पलायन रुके, चीज़ें हो, अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, हैप्पीनेस आए, अच्छा मिले, सबके जीवन में खुशहाली, संपन्नता आए और हर प्रकार का न्याय सिद्ध हो, ऐसा हो, जिसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऐसा होता है। तो ये तब इनमें भी जो है पॉजिटिविटी हो सकती है। कई बार पिछले ऐसे कोई किसी प्रकार का राष्ट्र, कोई जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र, कितनी प्रॉब्लम है वहाँ पे। ऐसे ही भारत में कई लोग हिंदू राष्ट्र का बोलते हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, बोल बोल में, जोश जोश में व्यक्ति बोल तो जाए, हो तो जाए, लेकिन देखा जाए तो उसका जो दूरगामी परिणाम हो, कहीं ना कहीं ऐसा सोचा भी जा सकता है कि ये क्या है। क्योंकि जब विषय वस्तु और समझ विकसित हो, पूर्ण ना हो, इमेच्योरिटी पे किसी चीज़ को थोप दिया जाए, और जो चीज़ ना हो कि जो पहले से ऑलरेडी ऐसी तय है कि धर्मनिरपेक्ष करके ज़्यादा ठीक बैठ सकती हैं, आगे चलकर कोई और चुनौती किसी धर्मपरायण राज्य में, या धर्म आधारित जो वाद है उसके आधार पर कहीं राजनीतिक दुरुपयोग उन चीज़ों का ना होने लगे। क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ा है। 100 करोड़ तक तो अभी सेंसस हुआ है। अब जब नई जनगणना जब कभी भी होगी, होनी तो चाहिए जल्दी, लेकिन जो है जब कभी भी होगी, और उसमें तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, कई सारे। आप मान लो 140-50 करोड़ का देश है, तो इतने बड़े देश में अगर इस तरीके की अगर होती खचबच होगी तो फिर बहुत परेशानी होगी, कैसे संभलेगा तब। इन कारणों से धर्मनिरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है। बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, बहुत ही जो है विविधता भरी हुई है, और बहुत ज़्यादा हर प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, रीजनल, ये बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी, विविधता विद्यमान है भारत में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो न्यायालय ने यह पाया कि संविधान की जो मूल भाव है प्रस्तावना में उल्लेखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटाया जाए तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर कोई मिनिस्टर भी जो है अपनी ओथ लेते हैं तो वो बोलते हैं मैं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, बोलते हैं ना, अपनी ओथ में होता है। तो अब अक्षुण्ण रखने का मतलब कि मैं उसको क्षुण्ण नहीं करूँगा, किसी चीज़ को भंग नहीं करूँगा, किसी की जो है डिग्निटी के साथ खेलूँगा नहीं। फ्रीडम, रिलीजन, फ्रेटर्निटी और सब कुछ, प्रोग्रेस, वेल्थ और अन्य चीज़ें, ये जो एजुकेशन, ये सब साइंटिफिक और अच्छे चीज़ें, समझ, हर प्रकार का, एक हर पर्सपेक्टिव से, अगर रिलीजन भी, अगर स्पिरिचुअलिटी भी, उसका सकारात्मक दर्शन, उसका प्रयोग नहीं, उसका राजनीतिक नकारात्मक प्रयोग और डंडाबाजी और लट्ठबाजी और जिस तरीके से होता है कि दंगे फंगे और अन्य भड़काऊ, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से जो है अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, अगर ऐसे बोला संविधान का ढांचा। कब?
जब अगर कोई भी तत्व हटेगा इसमें से और इसकी अखंडता भंग हो जाएगी और संसद की जो संशोधन की शक्ति में वे शक्तियां नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करें और उसकी अखंडता को नष्ट कर दें। तो ये कहीं ना कहीं जो है, और इस तरीके से कि अब जैसे कई बार ये भी होता है कि अब देखिए भारत जो है वो भी तो वैश्विक दर्शन में विश्वास करता है, ग्लोबलाइज्ड सभी, भारत भी तो यूएन का रिप्रेजेंटेशन भी है, यूनाइटेड नेशन में भी जो है अपनी, और जो परमानेंट सीट है उसके लिए भी जो है आख्या रखता है, अपना जो है विश्वास मत रखता है, ऐसी जो है प्योरेस्ट वो ऐसा जो है ठोसपन रखता है और एक प्रबल दावेदार कंटेस्टेंट तो है ही, कैंडिडेट तो है ही। तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक जो होता है ना कि विदेशी देसी और ऐसा वैसा, ठीक है स्वदेशी होना इज़ गुड बेस्ट, अगर आपस में जैसे बड़े बड़े जो है लड़ाते फिरते हैं, लड़ते फिरते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचा जाना चाहिए कि अगर स्वदेशी देसी वाला ही है तो फिर जो भी स्वदेशी जो बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन हैं, अधिकारी लोग हैं, या जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, तो या और भी जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जो ऐसी सक्षमता रखते हैं या जो ऐसा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हैं, तो वो क्यों विदेशों से पढ़ाते हैं, फिर क्यों एजुकेशन करवाते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों की या अन्य की, तो भारत में ही रहें, भारत में ही करें, यहीं विकसित करें, इंडिजिनस रहें। तो ये सब इस तरीके से जो है ठीक है, खुलापन रखें, और खुलापन से जो होता है हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, और अगर कोई भी विपत्ति आए, चीज़ें आए, तो सीधा विदेश भाग जा कर के एनआरआईज जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं उनके बीच में जा कर के जो है एकदम एड्रेस होना, चीज़ों को करना, ये सब करना भी क्यों करना पड़ता है, वरना क्यों जो है सारे बाहर देश से बाहर रहने वाले जो स्वदेशी नागरिक हैं उनका भी बहुमत हासिल क्यों करना पड़ता है, क्यों समर्थन लेना पड़ता है, क्योंकि हर जगह से जो है एक प्रगाढ़ता मिलती है देश को, इसीलिए हर किसी का महत्व ये सब समझते हैं। इसीलिए बेहतर ये भी होता है कि जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें करी हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, इंटरप्रिटेशन से भी, और वास्तविक जो मूल्य हैं कि इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो थ्योरी पोर्शन भी ऐसा है और जो व्यवहारिक पक्ष भी ऐसा है, और उसमें क्या बिटवीन है और न जाने और क्या क्या होंगे आगे, क्योंकि वो तो भविष्य के गर्भ में व्यवहार, वो तो समय के अंतराल में आकर के कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं। तो संविधान का जो प्रस्तावना है ये सब चीज़ों को सिखाता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन समाजवादी यानी सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पे बोला, और हर प्रकार का सोशलिस्ट डिस्क्रिप्शन तो सभी का है, लेकिन डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट या समाजवाद जो बोले, धर्मनिरपेक्ष, और एक ऐसा समाजवाद भी, क्योंकि समाजवाद का जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में उसका पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष, प्रभुत्व संपन्न मतलब जो सोवरेनिटी है उसका पॉजिटिव, उसका ऐसा जो व्यवहार में भी लग सके और लग सके, अच्छा कर सके, प्रोडक्टिवनेस दे हुए, धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष जो है सेक्युलर जिसे बोलते हैं, मजाक का विषय नहीं है, मजाक का विषय नहीं, सेक्युलर मतलब बढ़िया, धर्मनिरपेक्ष, सबके लिए समानता, और सभी धर्मों से ये भी एक्सपेक्टेशन होता है कि जो है अच्छा करें, है ना, और बेस्ट करें, और जो है और लोकतांत्रिक गणराज्य जो अब है वो देखें, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो क्या है कि एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक बनाने के लिए जो है उसके नागरिकों को न्याय देना, कैसा न्याय देना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, और कैसी स्वतंत्रता देना, विचार की, थॉट प्रोसेस की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन करने की, धर्म रिलीजन की, विश्वास बिलीफ की, उपासना की, और प्रीचिंग्स वगैरह की, कहाँ क्या पूजा करें ना करें, कैसे करें, ज़्यादा करें, कुछ करें, कैसे ही करें, कैसे ही याद कर लो, है ना, वो तो भाव का विषय है, वो तो वो कहते हैं ना कि ईश्वर जो गॉड होता है, ऑलमाइटी होता है, तो भाव का भूखा है, वो तो जो है फीलिंग्स का भूखा है, जिसके अंतर मन में जो क्रोध चल रही है और जो फील हो रहा है, जो सत्य जो मुंह पे है वही हृदय में है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो उसकी स्वतंत्रता होना, और प्रतिष्ठा और अवसर का होना, प्रेस्टीज होना, किसी की डिग्निटी होना, डिग्निटी पे प्रहार करना, किसी के विषय में पर्सनालिटी, और जैसे होता है व्यक्तित्व जो होता है वो होता है महत्वपूर्ण, हर किसी के लिए होता है ना, अपनी लज्जा महत्वपूर्ण होती है, तो प्रतिष्ठा जो है, प्रेस्टीज बहुत महत्वपूर्ण है, अवसर होना, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कितनी कुंठा से कुंठित होता है व्यक्ति। तो इसकी भी बात है, ये समता का निर्धारण करते हैं, इक्वालिटी को बनाते हैं। अगर किसी को अवसर की समानता ना मिले, एम्प्लॉयमेंट में, चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, एक सोशलिज्म में, व्यवहार में, अगर किसी से ऊंच नीच का भाव करा जाए, किसी से कास्टिज्म किया जाए, क्षेत्रवाद, रंगवाद, रूपवाद ऐसा किया जाए,
अन्य चीज़ें की जाए तो कितना अटपटा लगता है। ये सब चीज़ें हैं संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा। व्यक्ति की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है पर्सन की, और डिग्निटी पर्सन की, और राष्ट्र की एकता जो यूनिटी है और कहीं ना कहीं अखंडता इंटीग्रिटी है, उसका सर्टेन करना, उसको सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, एश्योर करना, सर्टेन करना और ये फिक्स करना, बताना कि हाँ है भाई, करने वाला जो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना। और इस तरीके से जो है दृढ़ संकल्पित होना, एक कटिबद्ध होना और कमर कसना, तो ये चीज़ें जो है वो संविधान का जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना मार्ग है। अपनी इस संविधान सभा में जो है 26 नवंबर 1949 को कैसे संविधान को जो है अंगीकृत किया, एम्बॉडीमेंट किया, स्वीकार किया, हामी भरी, हाँ बोला कि ऐसे करेंगे, ऐसे ही होना है, ऐसे ठीक रहेगा, अधिनियमित किया और उसको रेगुलेट करवाया इन चीज़ों को साथ में, और कहा आत्मार्पित किया, अपने जो है चीज़ों में जो है अपने व्यवहार में जो है अर्पण किया, और अपने व्यवहार में क्या किया, आत्मा में जो है उसको अंगीकार किया। और प्रस्तावना का जो तत्व है वो है कि अधिकार के स्रोत हैं, भाषा की, भारत की प्रवृत्ति है, और संविधान के उद्देश्य, लागू होने की तिथि है। तो ये संविधान की प्रस्तावना के कुछ मूल बिंदु हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर समरली फटाफट अगर एक दो चीज़ें देखें, फटाफट देख लें अगर कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये पेपर में आता है, थोड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु और जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, यानी सिटीजन ऑफ पीपल हैं, भारत के लोग हैं। इसीलिए जो भारत के सिटीजनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं जो वोटिंग रूलिंग होती है और जो वोट काटने वाली, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो भी जैसे जो भी स्पेशल जो इंटेंसिव रिपोर्ट्स बन रही हैं, और इस तरीके से जो भी विशेष जो दोबारा चेक किया जा रहा है कि किसका नाम नहीं है, क्या नहीं है, तो इसमें सबका नाम होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नाम कटना, डुप्लीकेशन ऑफ नेम होना, आइडेंटिटी का कई जगह एक साथ हो जाना और अलग अलग रूप में होना, ये बहुत चिंताजनक बात है। वोट चोरी होने जैसी बात, या फिर किसी भी रूप में, मतलब कि ऐसा कि जो कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में एक स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत जो ढांचा है, उस पर जो पूरा खंडघात करे, और ऐसा घात करे कि खंडाखंड कर दे, ऐसे ये चीज़ ठीक नहीं है। और जो है प्रस्तावना में लिखित शब्द क्या ही है, हम भारत के लोग, और इस तरीके से जो है हम भारत को जो है, हम संविधान को अंगीकृत में आत्मनिर्भर करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषक माना गया है, उद्घोष किया गया है। जो उद्घोषणा हुई है वो क्या हुई है, संप्रभुता की, उसमें सर्वोच्च संप्रभुता जो है भारत के लोगों में बोली कि संप्रभुता जो टिकी हुई है वो किस पे टिकी हुई है कि भारत जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत देश जो है वो अपने निर्णय, वो किसी पे दबाव पे तो है नहीं, किसी भी जो है, जितने भी देश हैं लगभग 190-200 के करीब देश हैं, वो अपने निर्णय ले सकता है। भारत स्वतंत्र है, अब आज़ाद है, तो पराधीन नहीं, न डोमिनियन स्टेट है। इस तरीके से प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जा सकता है यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया होता है ना, जनसंघ, भारत का संघ जो है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भी पेपर में आता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। और बेरूबाड़ी यूनियन जो है 1960 में क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करता है। अब लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इंटरप्रिटाइज नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, गो टू प्रस्तावना, सीधा प्रस्तावना में आओ, गो टू फंडामेंटल, और वो प्रस्तावना प्रियम्बल है। इसका मतलब वहाँ प्रस्तावना जो विधिक निर्वाचन है उसमें सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग जो है नहीं माना था बेरूबाड़ी ने 1960 में, बनाम जो वर्डिक्ट है उसमें। और इसलिए विधायिका जो भी केस हेयरिंग है बेरूबाड़ी की, विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा बोला था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के जो केशवानंद भारती जो है केस में केरल राज्यवाद के साथ बनाम केरल राज्य जो था केशवानंद भारती में 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका जो संसद है उसमें जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है।
किस तरीके से जो है कि प्रस्तावना को जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, किसके बेसिस पे, किसी भी रूप के जो बेसिक डॉक्ट्राइन है, जो मूलभूत ढांचा है, उसके आधार पर किसी भी तरीके का बदलाव प्रस्तावना में नहीं किया जा सकता है। ये तो किसी भी रूप में नहीं है। और ये क्या, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो पूरे संविधान की मर्म पर, जो उसके जो है मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता नजर आए। नहीं हो सकता ऐसा। इसके बाद जो है केशवानंद भारतीवाद में ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत जो था कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, और फिर ये बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक टाइप्स में आता है, कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, संविधान मूल ढांचा है। और संसद जो है संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकता, नेगेटिव रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं कर सकता, नेगेटिव अमेंडमेंट्स 368 के तहत बिल्कुल नहीं कर सकता आर्टिकल के साथ, ताकि उसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक, द्वेषात्मक और किसी भी तरीके का आर्थिक शोषण, ड्रेन, एक्सप्लॉयटेशन और कोई ऐसी हनक सनक सिद्ध न हो सकेगी। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जुड़ गए, क्योंकि जो संविधान है वो बहुत मेहनत के साथ बना है, बहुत लोगों का योग लगा है, तप लगा है, और जो बनाने वाले, जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं, और भीमराव अम्बेडकर हैं, उन तो कितनी ज़्यादा पढ़ाई करी, कितनी ज़्यादा विषयों का पाठ करा खुद, उनके साथ और भी कई सारे जो लोग रहे हुए, कोई किसी से पीड़ित रहा, कोई किसी का कुछ अनुभव रहा, किसी का कुछ अनुभव रहा, तो उन्होंने व्यवहारवाद के आधार पर और स्वतः भी जो होता है एक धिक्कारवाद और एक जो होता है आपस में ये देखना कि अलगाव हो रहा है, एक पृथकीकरण हो रहा है, छूताछूत हो रही है, ऐसे छूताछूत की भावना हो रही है, असमानता की भावना है, और अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज हो रही है, तो उसके आधार पर ये चीज़ें जब खुद के ऊपर जो चीज़ बीतती है तो ऐसा लगता है कि अब ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट होगी कि अब इसे आगे नहीं होने देंगे। तो इस आधार पर इतने बड़े डॉक्यूमेंट का निर्माण हुआ है भारत का संविधान। हो ही नहीं सकता कि इसमें किसी भी तरीके का नकारात्मक बदलाव हो जाए, और ख़ास तौर पे प्रस्तावना और प्रियम्बल में ऐसा जो है कोई नियम भी तो नहीं है, और ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं कि ना हो, क्योंकि जो बेसिक डॉक्ट्राइन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी भी डिसाइड किया। और वैसे भी क्योंकि जो असली जो मेन अथॉरिटी वो कौन होता है, मेन फोर्स जो है वो इनेक्टमेंट द सिटीजन और पीपल ऑफ इंडिया है। भारत में यही चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से जो है रेफरेंडम भी है कि भले ही कि जो जनमत संग्रह है उसके आधार पर भले ना, लेकिन जनता का दबाव तो है ना, क्योंकि लास्ट साल में 5 साल में जो चुनाव होता है उसमें तो जनता वोट करती है। इसीलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वोट ना कटे, इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी का इलेक्टोरल में नाम ना कटे, ताकि वो प्रेशर ग्रुप, जिसे दबाव समूह कहते हैं, वो जनता पूरी दबाव, लोग दबाव समूह के रूप में रहें, सिटीजन्स रहें, नागरिक रहें, ताकि जो नागरिकों के जो भाव हैं उसका जो प्रगटीकरण है वो हमेशा अच्छाई की तरह अधिकतर हो सके, और समाज में जो है स्थिरता हमेशा रहे। क्योंकि जो अस्थिरता होती है, जो इम्पल्सिव एडवांटेज होता है, जैसे फटाफट कहते हैं ना क्विक मनी के माने क्विक चीज़ों का अर्जन होता है, वो चीज़ करना जो होता है वो कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो न्यायोचित कभी नहीं हो सकता है, और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसमें बहुत संदेहास्पद रह सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना। एक बार थोड़ा और कुछ चीज़ें देख लें कि द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट and also aids the legal interpretation of the constitution where the language is found ambiguous, fuzzy or vague. So the non-edged. So what the ideals embodied in the objective resolution प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्तावना, उद्देश्य जिसे बोलते हैं, is faithfully reflected in the preamble of the constitution which as amended in 42nd constitutional amendment 1976 summarize the aim and objective of the constitution. अब क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये संविधान के बताता है। मतलब संविधान को अगर जानना है कि अंदर क्या लिखा होगा तो उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो मुख पढ़ेंगे प्राइमा फेशिप, और प्रथम दृष्टया कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है इसके अंदर ये लिखा है। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल कैसा है ये चीज़ें बताइए, जिसमें सोवरेनिटी एंड देन socialist, secular, democratic, republic. If you see the text of the preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute what into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic justice and political justice,
liberty, what kind of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of what status and of opportunity, and what to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individuals and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. The preamble specifies the source of authority, the people of India. People of India or the citizens of India, they are assumed to be the source of authority. And what the system of government and the objective to be attained by the political system, and date of adaptation and enactment of the constitution. So they are all assumed to be the source of authority, like people of India, the system of government, like the objective to be attained on the political system, for what objective the political system is to be established, and next the date of adoption, what was the date of and what the enactment of the constitution. So though in which the major word, the main prime, the prime word specification and the prime focus of the source of the authority is on the people of the India. Though the preamble is not enforceable in a court of law, it provides a key to understand and interpretation of the constitution. In case of doubt, the Supreme Court has referred to the preamble to elucidate vague aspect of the constitution. In the Berubadi case, what the Supreme Court held that the preamble was not a part of the constitution, but later on, as the passage of the time, as the time goes and advances, and in the Keshavananda Bharati case, it declares that in 1973, it declares that what the constitution, or it was the part of the constitution. So it was the what part of the constitution, and the basic doctrine also, the basic what, the structure of the constitution, that has been also decided and discussed in also in the same like केशवानंद भारती केस. सो ये सब चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा क्या है उसके बारे में है, और संविधान के विषय में चर्चा है, और इस तरीके से जो है प्रस्तावना, और जिसे प्रियम्बल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये सब वो चीज़ें हैं. अब इसको पेपर राइटिंग के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ द आंसर हैज़ टू बी रिटन, कैसे लिखें, पैराग्राफ राइटिंग लिखें या फिर स्टेप्स में लिखें या फिर हाइब्रिड या ब्लेंड मोड पे लिखें, कैसे ज़्यादा नंबर लाएं, व्हाट वुड बी द मेजर फोकस ऑफ टू इवेलुएट मच एंड मोर, कैसे अपने वेट को बढ़ाएं इवेल्युएशन में, कैसे ज़्यादा नंबर खींचें. और साथ साथ ये चीज़ें सिर्फ नंबर ही के लिए भी नहीं, ये चीज़ें सिर्फ पेपर निकालने भर तक के लिए नहीं है कि IAS PCS बन गए और कोई वनडे एग्ज़ाम में कुछ और अधिकारी हो गए, नेतागिरी में जीत गए, बड़ी बड़ी बातों में जो ऐसी बातें सीख करके जो है बस अच्छी बातें करके लच्छेदार मार करके जो है गपोड़ मार करके या कुछ भी ऐसा करके जो है ज़्यादा बोल दिया और फिर कर नहीं पाए, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एकदम नीलबटा सन्नाटा, या फिर यूँ कहें कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि ध्यान सिर्फ अपने ही पैसे और अपने ही संसाधन कमाने में दिया, और जनता चाहे जाए इन बातों को बस सुनती रहे, और सभी लोग इस बातों को अच्छे से सुन के बस तालियां बजाए, ऐसी चीज़ों में न देते. बल्कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है, जो लागू करने वाला पोर्शन है, अप्लाइड पोर्शन है और वास्तविक पोर्शन, और जो आने वाले दिन प्रतिदिन की जो चुनौतियां इसमें, इन सब चीज़ों को लागू करते हुए अच्छा बनेंगे, करेंगे. और ख़ास तौर पे जिनके पास अवसर के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं और ज़्यादा लोग साथ में होते हैं, और एक ऑरा होता है, पब्लिक ऑरा, और जो ऐसी चीज़ों को कर सकने की क्षमता में ज़रूर होंगे, और कईयों जिनका कर्तव्य भी होता है तो वो ज़रूर ऐसा करें और करते रहेंगे. तो फिलहाल जो ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो सेशन में इतना ही था कि प्रीएम्बल जो है मूल आत्मा है संविधान की, और संविधान, भारतीय संविधान को अगर देखें जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे, और उसमें भाग हैं, 22 भाग हैं, 8 जो हैं, और इस तरीके से पार्ट हैं, और ऐसे बहुत सारे भाग हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, और इस तरीके से पहले 8, मतलब मूल संविधान में पहले 395 आर्टिकल थे, फिर एड ऑन हो गए, बढ़ गए, भाग हो गए, भाग 22, और से पार्ट्स हैं, और इस तरीके से शेड्यूल्स हैं, अनुच्छेद और उपबंध हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, 8 और 12, फिर इस तरीके से, और नए जो अमेंडमेंट्स हैं 368 के, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, सब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जनहित याचिकाएँ क्या होती हैं, और ये और जो है स्क्रूटनाइजेशन क्या होता है चीज़ों का.
फिलहाल अगर रिस्ट्रिक्टेड रखें इस पॉइंट पे कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक प्राइमा फेसिया, एक उद्देशिका, एक मार्गदर्शिका है। फट से अगर चीज़ों को देखें, अगर ये देखें तो एकदम प्रीएम्बल पढ़ते ही समझ में आता है कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें हर प्रकार का जो विचार है, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो दर्शन शास्त्र है, जो उसका मेन जिस्ट है, जो मेन थीम है, वो शब्दों में ही वर्णित हो जाता है, लिखा हुआ होता है। उससे पता चलता है कि संविधान में कितना कुछ होता होगा और कितना कुछ होना है, कितना कुछ होने की जो है अपेक्षाएं हैं। तो इसीलिए जो है ये सेशन जो था प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे था। इट वाज सम हाउ सीम्स टू बी जो है हिंदी में था और इंग्लिश में भी साथ में कुछ था, इंग्लिश टाइप का। लेकिन जो कंप्लीट इंग्लिश वाला जो सेशन है दैट विल आल्सो बी एड्रेस्ड सून हियर एंड अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है इस सेशन में इतना ही।